गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक और सामाजिक जीवन। ऋग्वेद काल जो कि हमारे ऋग्वेद की रचना काल का समय माना जाता है पर आधारित है। ऋग्वेद में ही इसके राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का वर्णन मिलता है। सबसे पहले कि राजनीतिक इकाइयाँ कौन कौन सी थी। ऋग्वेद काल में आर्य थे, वो जनों यानी कबीलों के रूप में संगठित थे। एक जन में एक वंश या परिवार के सभी व्यक्ति होते थे जो कि समान नाभि वाले कहलाते थे। ऋग्वेद युग में ये जन ही राज्यों की इकाई थे। ऋग्वेद में ही 10 राज्य युद्ध का वर्णन मिलता है। यह युद्ध 10 राजाओं के संगठन द्वारा भरत नामक जन के राजा सुदास के विरुद्ध रावी तट पर लड़ा गया था, जिसमें कि राजा सुदास की विजय हुई थी। ऋग्वैदिक कालीन इतिहास में भरत एक महत्वपूर्ण जनता जो अनुमानतः सरस्वती और द्वादशी नदी के प्रदेश में स्थित था। इस जो अनुमानतः इसकी हमने जो बड़ा बलवान एवं महत्वाकांक्षी और एवं अजय राजा था। ऋग्वेद में उल्लिखित पंचजनों में राज्य सिंधु नदी के पश्चिम क्षेत्र में स्थित जान पड़ते हैं। वैसे ऋग्वेद में जनों की भौगोलिक पहचान स्पष्ट नहीं है। जनों अर्थात जनपदों का उत्कर्ष हमें उत्तर वैदिक काल में दिखाई देता है। ऋग्वेद में जन ही राज्य थे, जनपद राज्य नहीं थे। ऋग्वेद में कहीं कहीं राष्ट्र शब्द का उपयोग किया गया है। जन में रहने वाली प्रजा को विश कहा जाता था। राजा की स्थिति ऋग्वेद में जन के अधिपति के लिए राजन शब्द का प्रयोग किया गया है, जो राजतंत्र के प्रचलन का संकेत है। लेकिन ऋग्वेद कालीन राजतंत्र बहुत ही सतही एवं सीमित प्रकार का है। इसमें राजा के ऊपर नियंत्रण रहता था। राजा को ऋग्वेद में जन का रक्षक यानी गोपा जनस्य कहा गया है। ऋग्वेद में ऐसे उल्लेख हैं जिनसे प्रतीत होता है कि आरंभ में राष्ट्र या जन की प्रजा द्वारा राजा निर्वाचित किया जाता था, यानी राजा के निर्वाचन की परंपरा थी। तो बहुत कुछ आधार पर ऋग्वैदिक कालीन जो राजत्व था वो जनतंत्रात्मक था। एक तो राजा को प्रजा के निर्वाचन तथा विशेष परिस्थितियों के निर्वाचन का अधिकार प्राप्त था। दूसरा, एक राजा पर सभा समिति नामक 2 जनतांत्रिक संस्थाओं का बहुत अधिक नियंत्रण था। राजा का प्रमुख कार्य प्रजा की रक्षा करना था। इसके बदले में वह जन के सदस्यों से आज्ञा पालन की अपेक्षा रखता था। लोग उसे स्वेच्छा एवं प्रशंसा से उपहार या कर यानी बलि प्रदान करते थे और इनके एवज में प्रजा मतलब राजा भूमि का स्वामी नहीं था। राजा मुख्यतः युद्ध का नेता होता था, जिसके एवज में प्रजा उसे हवि या बलि से संतुष्ट करने का प्रयास करती। राजकीय पदाधिकारी ऋग्वैदिक काल में राज कार्य में राजा की सहायता हेतु 3 प्रमुख पदाधिकारी थे: पुरोहित, सेनानी, ग्रामीण। पुरोहित का पद सर्वाधिक महत्व का एवं प्रतिष्ठित माना जाता था। ऋग्वैदिक काल में वशिष्ठ एवं विश्वामित्र जैसे बड़े बड़े ऋषि इस पुरोहित पद पर आसीन थे। ऋग्वेद में अनेक प्रसंगों में पुरोहित द्वारा राजा को परामर्श देते हुए दिखाया गया है। युद्ध के 7 रण क्षेत्र में पुरोहित उपस्थित रहता था और देवीय शक्तियों के आह्वान द्वारा राजा एवं योद्धाओं का मनोबल बढ़ाता था। पुरोहित के साथ दूसरा प्रमुख अधिकारी सेनानी था, जो कि सेनापति या सेना के अध्यक्ष के भांति काम करता था। तीसरा अधिकारी ग्रामणी था, जो कि ग्राम प्रशासन के आर्थिक, सामाजिक एवं सैनिक मामले देखा करता था। ऋग्वेद में ये जानकारी नहीं मिल पाती है। ग्रामीण गांव के लोगों द्वारा निर्वाचित होता था या राजा द्वारा नियुक्त। विद्वानों का अनुमान है वाज्रपति और ग्रामीण संभवतः एक ही अधिकारी के 2 नाम हैं। इसके अलावा पुरुप यानी दुर्गपति, स्पष्ट, गुप्तचर, दूत नाम के अन्य कर्मचारियों का उल्लेख भी ऋग्वेद में आता है। अब लेंगे सभा समिति। सभा और समिति नाम की 2 जनसभाओं का उल्लेख ऋग्वेद में आता है, जो तत्कालीन राजनीतिक संगठन की महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली घटक थी। सभा एवं समिति वास्तविक रूप में के बारे में विद्वान एकमत नहीं है। फिर भी सभा आम जनप्रतिनिधि सभा प्रतीत होती है, जिसमें विश्व या जन के समस्त लोग सम्मिलित होते थे और जिसे महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं सामाजिक प्रश्नों पर विचार होता था। समिति कुछ लोगों की
कम लोगों की छोटी संस्था थी जिसमें कि ज्येष्ठ या विशिष्ट व्यक्ति ही भागीदारी किया करते थे। ऋग्वेद में के एक मंत्र में सभे विप्र का उल्लेख मिलता है। एक अन्य स्थल पर सुजात यानी कुलीन या श्रेष्ठ व्यक्तियों के सभा का उल्लेख है। ऋग्वेद में आने वाले इस प्रकार के उल्लेखों से स्पष्ट होता है कि सभा अनुभवी वयोवृद्ध एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों की संस्था थी। सभा का प्रमुख कार्य राजा को परामर्श देना एवं न्याय वितरण में सहायता करना था। न्याय व्यवस्था, तत्कालीन न्याय व्यवस्था के बारे में ऋग्वेद में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि राजा पुरोहित एवं सभासदों की सहायता से न्याय कार्य करता था। अपराधों में पशुधन की चोरी एक सामान्य अपराध था। यद्यपि चोर अन्य वस्त्र द्रव्य आदि भी चुरा लिए जाते थे। आर्थिक लेन देन में धोखाधड़ी, द्रुत कीड़ा में बेईमानी आदि के उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलते हैं। मृत्युदंड की प्रथा सामान्यतः प्रचलित नहीं थी। अधिकांश अपराधों में शारीरिक या आर्थिक दंड दिया जाता था। एक प्रसंग में 100 गायों के रूप में दिए गए दंड का उल्लेख मिलता है। अब लेंगे हम सामाजिक जीवन। समाज की रचना, वर्ग विभाजन या वर्ण व्यवस्था। ऋग्वैदिक काल का भारतीय समाज आर्यजनों से मिलकर बना था। उनकी सामाजिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति समान थी। सभी को विश्व का अंग समझा जाता था। विकास की प्रक्रिया में विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप कुछ वर्गों की उत्पत्ति हुई। ऋग्वेद में ऐसे वर्ग मुख्य व्यावसायिक या वृत्तिक नाम मात्र थे। उनकी सामाजिक स्थिति समान थी। ऋग्वेद के एक बार 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों के सामूहिक उल्लेख है, जिसमें कहा गया है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों की उत्पत्ति पुरुष या श्रेष्ठा के क्रम से मुख्य भुजाओं, जंघाओं और पैरों से हुई है। कुछ विद्वान पुरुष सूक्त को बाद की रचना मानते हैं, किंतु यह ऋग्वेद कालीन ही रचना है। ऋग्वेद के अध्ययन से स्पष्ट है कि ये वर्ण सामाजिक व्यवस्था जन पर आधारित या वंशानुगत नहीं थे, बल्कि गुणों एवं व्यवसाय से संबंधित थे। इसका उदाहरण हमें मिलता है जिसमें शिशु अंगारिष ऋग्वेद में कहता है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माँ अन्न पीसने वाली है, साधन भिन्न हैं किंतु सभी धन की कामना करते हैं। एक अन्य मंत्र में एक ऋषि इंद्र से प्रार्थना करते हैं कि वह उसे जन का राजा बनाए और सोमरस पीने योग्य बनाए, धनवान व्यक्ति बन जाए। यानी कि ऋग्वैदिक काल में वर्ण परिवर्तित हो सकते थे। परिवार। ऋग्वैदिक काल में सामाजिक, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि की संगठन सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। परिवार में 2 विशेषताएं दृष्टिगोचर होती है। परिवार संयुक्त होते थे, यानी 3-4 पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते थे, और दूसरे परिवार पितृसत्तात्मक थे, यानी कि परिवार में पिता का ही भूमि और संपत्ति पर अधिकार होता था। परिवार का ज्येष्ठ पुत्र मुखिया होता था, जिसे गृहपति या कुलपा कहा जाता था। ऋग्वेद के 2 प्रसंगों में पिता द्वारा अपने पुत्र के प्रति किए गए अमानवीय व्यवहार का उल्लेख मिलता है। इसे इन्हें बात स्वरूप नहीं मानना चाहिए। एक स्थल पर उल्लेख मिलता है कि रेजा शब्द के 100 भेड़ गवा देने से अपराध में पिता ने उसे अंधा कर दिया, किंतु यह सीमित रूप में ही है। विवाह संस्था। ऋग्वेद काल में विवाह एक सम्मानित संस्था के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी और इसे पवित्र धार्मिक संस्कार माना जाता था। ऋग्वेद के उल्लेखों से ज्ञात होता है विवाह का प्रायोजन धर्म का पालन था। इस अर्थ में याज्ञिक अनुष्ठान में पति पत्नी दोनों की उपस्थिति अपेक्षित थी। विवाह परिपक्व अवस्था में होते थे। बाल विवाह के उदाहरण नहीं मिलते हैं। वर एवं कन्या पारस्परिक चुनाव करने का अधिकार था। ऋग्वेद के अनुसार जो स्त्री स्वयं अपने मित्र पति का चुनाव करती थी वही भद्रावधू होती थी। विवाह का सामान्य स्वीकृत प्रकार बाल ब्राह्म विवाह था। इस पद्धति के अंतर्गत वर एवं कन्या के समक्ष विवाह का प्रस्ताव लाता था और उनकी पारस्परिक स्वीकृति प्राप्त की जाती थी तथा अभिभावकों की अनुमति ली जाती थी। उसके बाद विवाह अनुष्ठान संपन्न होता था। विवाह में दहेज तय करने प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। कन्या को विदा करते समय अभिभावकों द्वारा स्वेच्छा से द्रव्य उपहार दिए जाने के उल्लेख मिलते हैं। ऋग्वेद के विवाह सूक्त से विवाह संबंधी अनुष्ठानों की जानकारी मिलती है। वर पक्ष के लोग विवाह हेतु कन्या के घर जाते थे, जहाँ उनका स्वागत अभिनंदन किया जाता था। वर वधू का हाथ थामकर अग्नि के चारों ओर फेरे लेता था। विवाह का अनुष्ठान संपन्न होने के बाद वधू को वर के घर लाया जाता था। वर वधू के परिवार के बड़े लोग
चिरायु दाम्पत्य सुख का आशीर्वाद दिया जाता था। तुम भी यहाँ इसी घर में रहो, यही वियुक्त न हो, अपने घर में पुत्रों और पौत्रों के साथ खेलो, मोद मानते हुए पूरी आयु तक निवास करो। विधवा विवाह का कोई निषेधात्मक उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है, जिसके आधार पर अनुमान लगाया जाता है विधवाओं का विवाह वर्जित नहीं था। नियोग प्रथा प्रचलित थी, जिसके अनुसार विधवा स्त्री संतान प्राप्ति के लिए अपने देवर के साथ पत्नी के रूप में रह सकती थी। कुछ विशेष परिस्थितियों में पुत्र प्राप्त करने के लिए सधवा स्त्री को भी अपने पति के जीवन काल में अन्य पुरुष के साथ संबंध स्थापित करने की अनुमति थी। नारी की स्थिति। ऋग्वेद काल में नारीत्व का आदर्श गौरवशाली युग था। इस काल में सर्वत्र स्त्रियों के प्रति समादर एवं सम्मान का भाव दिखाई देता है। पुत्र की भांति पुत्री का भी उपनयन, उच्चतम शिक्षा, याज्ञिक अनुष्ठान का अधिकार प्राप्त था। ऋग्वेद काल में पुत्र की तरह पुत्री का भी उपनयन संस्कार होता था। वह अपने भाइयों की तरह ब्रह्मचर्य में रहती थी, वैदिक शिक्षाओं का अध्ययन करती थी। पूर्ण अवस्था में विवाह होने के कारण स्त्रियां सहजता से उच्चतम स्तर तक शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। उल्लेखनीय है कि ऋग्वेद में शिक्षित युवक युवती के विवाह को श्रेष्ठ कहा गया है। ऋग्वेद के उल्लेखों से विधिवत होता है। विवाह से पूर्व स्त्रियों को गृह कार्य एवं ललित कलाओं में दीक्षित किया जाता था। ये कताई, बुनाई, सिलाई आदि कार्य सीखती थीं। उन्हें गायन, नृत्य, ललित कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। ऋग्वेद में ऋग गान करने वाली स्त्रियों तथा नृत्य में प्रवीण स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। पत्नी के रूप में स्त्री गृह स्वामिनी समझी जाती थी। उसे धार्मिक और सामाजिक अधिकार पति के समान थे। याज्ञिक एवं धार्मिक अनुष्ठान में पति के साथ पत्नी भी उपस्थिति अनिवार्य थी। पत्नी को स्वतंत्र रूप से यज्ञ अनुष्ठान का अधिकार प्राप्त था। गृह सामग्री के रूप में पत्नी का सम्मान इतना अधिक था कि वह भई गृह कहलाती थी। ऋग्वेद के एक अन्य मंत्र में यह कहा गया है कि अपने ससुर, सास, देवर, नंद आदि पर सामग्री के समान शासन करे। ऋग्वेद के उल्लेखों से ज्ञात होता है स्त्रियां सभा एवं समिति गतिविधियों में सक्रियता रूप से भाग लेती थी। एक स्थल पर वधू के लिए शुभकामना की गई है, वह सभा में आत्मविश्वास से बोले। ऋग्वेद काल में प्रथा का कोई अस्तित्व नहीं था। ऋग्वेद काल में सती प्रथा के अस्तित्व का भी संकेत प्राप्त नहीं होता है। विधवा पत्नी मृत पति के शरीर को अग्नि में जलने से पूर्व स्नान कराती और स्वयं सती नहीं होती थी। भोजन। ऋग्वेद आर्यों के भोजन में दूध, दही एवं घी और इससे निर्मित वस्तुओं का विशेष स्थान था। क्षीर पादकोन यानी दूध में पकी हुई खीर का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद युग में मांसाहार का सामान्यतः प्रचलन नहीं था, किंतु कुछ आर्य मांस भक्षण भी करते थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक ऋचा में मैदा और मांस से युक्त मेष को पकाकर इंद्र के अनुष्ठान में उल्लेख किया गया है। ऐसे संदर्भ के आधार पर कुछ विद्वानों का मानना है ऋग्वेद आर्य भेड़, बैल आदि का मांस खाया करते थे। गाय को स्पष्ट रूप से ऋग्वेद में अघृण्य यानी वध न किए जाने योग्य माना गया है। उदाहरण के लिए ऋग्वेद में एक स्थल पर गाय को अघृण्य कहकर उसके दूध में सतत वृद्धि की कामना की गई है। ऋग्वेद आर्य सोम नामक एक विशेष रस को पीने के शौकीन थे, जो मादक नहीं था। सोम रस एक विशेष गुणकारी, शक्तिवर्धक एवं स्फूर्तिदायक पेय कहा जाता था। ऋग्वेद में आर्यों ने सोम को एक देवता के रूप में प्रतिष्ठित कर रखा था, जिसकी स्थिति में अनेक मंत्रों की रचना की गई थी। वेशभूषा एवं अलंकरण। आर्य ऋग्वेद सूत्र, ऊन, रेशम, मृगचर्म आदि से बने वस्त्र पहनते थे। 3 प्रकार के वस्त्र थे: नीवी, बास, अधिवास। नीवी जो कमर से नीचे पहने जाता था, बास जो कमर के ऊपर शरीर के मध्य भाग में धारण करने वाला वस्त्र था, अधिवास या द्रापी जो ऊपर से धारण किए जाने वाले उत्तरीय जैसा कोई वस्त्र हुआ करता था। आमोद प्रमोद। ऋग्वेद कालीन आर्यों के जीवन प्रत्यक्ष संसार की हर्षरंजक गतिविधियों से परिपूर्ण था। आमोद प्रमोद के अनेक साधन में उनकी अभिरुचि थी एवं रथ धावन, घुड़दौड़ उनके सामूहिक मनोवृद्धि एक मुख्य साधन था। आखेट भी बहुत लोकप्रिय था। सिंह, हाथी, जंगली सुअर, हिरन, भैंस, चिड़ियों का शिकार किया जाता था। दूध कीड़ा के भी शौकीन थे, लेकिन मनोविनोद में कईयों की किस्मत डूब जाती थी। ऋग्वेद में
एक हारे हुए ज्वारी की दुर्गति का वर्णन है, जिसमें कि प्रसंग में पिता द्वारा ज्वारी पुत्र को डांटने का उल्लेख है। धन्यवाद।